चलो जी। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स थ्री प्रोडक्ट्स फॉर विच द फॉलोइंग डिटेल्स पर यूनिट आर अवेलेबल। इसमें प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है। इनके सेल्स की वैल्यू है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है और लेबर आवर्स है। फिर लिखा हुआ है इफ लेबर आवर्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई विच ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी शुड द कंपनी एडॉप्ट व्हेन प्लानिंग। यानी कि वो ये बोलते हैं कि लेबर जो है ना वो लिमिटेड सप्लाई में है। लेबर जो है उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो हम पहले क्या चीज़ बनाएं। अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको जो है ना कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल कर और रैंकिंग करनी होती है। अब देखो, मैं यहाँ पर तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। इन तीनों की सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखूंगा 12, 12 और 22.5। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इनकी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है। एक है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है 5 रुपये, उसके बाद फिर 4 रुपये और उसके बाद फिर 8 रुपये। दूसरी जो कॉस्ट है वो लेबर की कॉस्ट है। लेबर की जो कॉस्ट है वो है 4 रुपये, फिर 6 रुपये और फिर 4.5 रुपये। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें, अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें तो हमारे पास एक्स का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा वो 12 में से 5 और 4 माइनस होगा तो 3 रह जाएगा। वाई का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 12 में से 4 और 6 माइनस हो जाएगा तो 2 रह जाएगा। और जेड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 22.5 में से 8 और 4.5 माइनस होगा तो 10 रह जाएगा। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू है, यानी कि एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ लिमिटिंग फैक्टर होती है ना तो हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बोला हुआ है इफ लेबर आवर्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई विच ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी शुड द कंपनी एडॉप्ट व्हेन प्लानिंग इट्स प्रोडक्शन। अगर जो लेबर आवर्स हैं उनकी सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है तो हम किस ऑर्डर में चीज़ें बनाएंगे या कंपनी किस ऑर्डर में चीज़ें बनाए, क्या चीज़ पहले बनाए। तो ये तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इसके साथ हम लेबर के आवर्स लिखेंगे। हमारे पास एक्स जो है वो 2 घंटे में बनता है, वाई जो है वो 0.8 आवर्स में बनता है और जेड जो है वो 3 आवर्स में बनता है। और हम कैलकुलेट कर लेंगे कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर कैलकुलेट किया था, नीचे कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आप जो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है उसको एक यूनिट पे लगने वाले आर से डिवाइड करोगे। यानी कि एक्स के लिए आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 है और एक यूनिट 2 घंटे में बनता है तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा। फिर वाई जो है, वाई की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 है और वाई के जो नंबर ऑफ आवर्स है वो 0.8 है तो 2 को 0.8 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। फिर जेड जो है उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 है और उसके एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, तो आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे 3.33 आएगा। फिर आप करोगे रैंकिंग। जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो आप सबसे पहले प्रोड्यूस करोगे, फिर उससे कम वाली और फिर आखिर में उससे कम वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले Z प्रोड्यूस करोगे, फिर आप Y प्रोड्यूस करोगे और फिर आप X प्रोड्यूस करोगे। आपका 1 का आंसर जो है वो D होगा। बताएं भाई, ये बात समझ में आ गई सबको। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, उसके बाद उससे कम वाला और उसके बाद उससे कम वाला। तो इस सीक्वेंस में हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, 1 का आंसर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन, द डेटा रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स। तीन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगेन आपके पास प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है। इनकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू दी हुई है 160, 175 और 190। फिर लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 125, 130 और 160। फिर लिखा हुआ है लेबर आवर्स पर यूनिट 1.25 और 0.75। उसके साथ साथ लिखता है द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ लेबर। अगेन लेबर जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है
और सवाल पूछता है इन विच ऑर्डर शुड द प्रोडक्ट्स बी रैंक टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए हमें किस ऑर्डर में एक्स वाई और जेड को बनाना होगा। तरीका बिल्कुल ही ऊपर वाले सवाल का फॉलो होगा। और तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है भाई, एक्स की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 160 है, वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 175 है, और जेड की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू 190 है। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेबर आवर्स, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेबर आवर्स। अगर लेबर आवर्स पर यूनिट की बात करते हैं, अगर लेबर आवर्स पर यूनिट की बात करते हैं तो एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, वाई का एक यूनिट बनाने के लिए 1.25 आवर्स लगते हैं, और जेड का एक यूनिट बनाने के लिए 0.75 आवर्स लगते हैं। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम 160 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 175 को 1.25 से डिवाइड करेंगे, और फिर हम 190 को 0.75 से डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे। जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसका फर्स्ट रैंक होगा, जिसकी उससे कम है उसका सेकंड रैंक होगा, जिसकी उससे भी कम है उसका थर्ड रैंक होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इनकी रैंकिंग कर लोगे। और अगेन अब वापस से ये देख लो कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम z बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे x, और फिर हम बनाएंगे y। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हो अपनी वर्किंग्स में, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर देते हैं जितने आवर्स लगेंगे उससे। अच्छा, उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले दो क्वेश्चंस रिकॉर्ड भी हुए हैं तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब जरा फोकस से इसको भी देखो। A company manufactures three products X, Y, and Z. The table provides information concerning the three products: product X, product Y, product Z. Selling price per unit 100, 120, 130. Direct material cost per unit 40, 45, 48. Direct labor cost per unit 20, 25.5, 29. Variable overheads cost per unit 15, 18, 20. Fixed overheads cost per unit 18, 18, 27. Profit per unit 7, 13.5, 6. अच्छा, जब इसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो इसने फिक्स कॉस्ट भी माइनस करी होगी। All three products are made from the same material. If the material is in short supply, which manufacturing pattern will maximize the profit? अब यहाँ पर अगेन वापस से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आपके पास एक प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है, एक प्रोडक्ट जेड है। आपके पास एक प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है, और एक प्रोडक्ट जेड है। पहले तो इनकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 है, 120 है, और 130 है। इसमें से माइनस कर देंगे इनकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई, डायरेक्ट मटेरियल एक्स के लिए है 40 का, डायरेक्ट लेबर कितना है 20 है, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं 15 है। इसी तरह से वाई की बात करते हैं तो वाई के लिए डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कितना है 45 का है, डायरेक्ट लेबर कितना है 25.5 का है, और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं 18 के हैं। इसके बाद फिर जेड की बात करते हैं। जेड के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना है 48 है, डायरेक्ट लेबर कितना है 29 है, और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं 20 है। इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आती है। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, 100 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 15। एक्स की अगर बात करेंगे तो 100 में से हम 40 को, 20 को और 15 को माइनस करेंगे। जब मैं 100 में से 40, 20 और 15 माइनस करूंगा तो 25 बचता है। वाई की अगर बात करते हैं तो 120 में से 45, 25.5 और 18 माइनस होगा। 120 में से 45, 25.5 और 18 माइनस करते हैं तो 31.5 बचता है। जेड की अगर बात करते हैं तो जेड के लिए 130 में से 48, 29 और 20 माइनस होगा और 33 बच जाता है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यूज बच जाती हैं।
अब आप देखो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, बताओ यहाँ पर क्या है लिमिटिंग फैक्टर, क्या यहाँ पर लेबर है लिमिटिंग फैक्टर? इससे लिखा हुआ है ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल इफ द मटीरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई विच मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो मटीरियल है, यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर लेबर नहीं है, यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो मटीरियल है। मटीरियल जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, मटीरियल जो है वो लिमिटेड है। अगर मटेरियल लिमिटेड है तो हम मटेरियल के केजीज से डिवाइड करेंगे, लेकिन जैसे कि इस सवाल में हम देखें तो हमें मटेरियल के केजीज भी नहीं दिए हुए। अगर हमें मटेरियल के केजी नहीं दिए हुए होते, अगर हमें मटेरियल की क्वांटिटी नहीं दी हुई होती, अगर हमें मटेरियल के किलोग्राम्स नहीं दिए हुए होते, तो हम मटेरियल की जो रुपीस वाली वैल्यू है ना, मटेरियल की जो रुपीस वाली वैल्यू है ना, उससे डिवीजन करते हैं। तो मटेरियल की रुपीस वाली वैल्यू से अगर डिवीजन करेंगे तो एक्स पर 40 का मटेरियल लगता है, वाई पर 45 का लगता है, और जेड पर 48 का लगता है। और अब आप कैलकुलेट कर लोगे कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल रुपी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 25 को डिवाइड कर दोगे 40 से, इसी तरह से 31.5 को डिवाइड कर दोगे 45 से, और इसी तरह से 33 को डिवाइड कर दोगे 48 से, और फिर कर लोगे रैंकिंग। वापस से रैंकिंग देखो, फर्स्ट रैंकिंग किसकी होगी? हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट जो है वो वाई की है ना वैल्यू, वाई की वैल्यू हाईएस्ट है, इसकी फर्स्ट रैंकिंग होगी। जेड की वैल्यू सेकंड हाईएस्ट है, इसकी सेकंड रैंकिंग होगी, और एक्स की वैल्यू थर्ड हाईएस्ट है तो इसकी थर्ड रैंकिंग होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर रैंकिंग करोगे। क्या ये सवाल भी समझ में आ गया? इसमें लेबर आपका लिमिटिंग फैक्टर नहीं था, इसमें लिमिटिंग फैक्टर आपका था मटीरियल। क्या इसमें कोई मसला है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। सही है। अच्छा, अगला चौथा सवाल कर लूं? चलो, चौथा सवाल जो है उसको पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चौथा सवाल जो है ना वो सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। जरा आप सोचो इसमें क्या होगा, सोचो इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अ कंपनी हैज एन इन्वेंट्री ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, it budgets to produce 110,000 units which after sales will increase its inventory to 20,000 units। कंपनी जो है ना उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है 10,000 यूनिट्स की, वो प्रोडक्शन करेगी 1,10,000 यूनिट्स की, जिसके बाद उसकी इन्वेंट्री जो है बिकने के बाद इंक्रीज हो जाएगी और वो 20,000 हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे ख्याल में मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 10,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन दी हुई है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 1,10,000 यूनिट्स। सेल्स नहीं दी हुई यानी लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स, इसलिए क्योंकि उसने ये कहा ना कि भाई 10,000 यूनिट्स आपके पास है, कंपनी हैज एन इन्वेंट्री ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, इट बजट्स टू प्रोड्यूस 110,000 यूनिट्स, ये 1,10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, विच आफ्टर सेल्स बिकने के बाद विल इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री टू 20,000। सेल्स के बाद जो इन्वेंट्री है वो 20,000 पर चली जाएगी। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये मालूम होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड होता। तो मुझे बताओ पहले तो यूनिट सोल्ड कितना आ रहा है? ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में मेरे ख्याल में हमारे पास यूनिट सोल्ड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब आ जाना चाहिए। यूनिट सोल्ड कितना आएगा? 10,000 प्लस 1,10,000 माइनस 20,000। यूनिट सोल्ड कितने? 1,00,000। ये बात समझ में आ गई? पहले ये बता दें, सिर्फ मैंने यूनिट सोल्ड निकाल लिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे निकल सकती थी। पता नहीं इसकी आगे ज़रूरत हो ना हो, लेकिन अगर यूनिट सोल्ड कैलकुलेट हो सकते थे तो मैंने यूनिट सोल्ड जो है वो निकाल लिए हैं। सही है। यूनिट सोल्ड जो है वो मेरे इस कैलकुलेशन के हिसाब से 1,00,000 आ रहा है। क्या ये बात सही है? अब वो बोलते हैं द टेबल शोज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द बजटेड प्रोडक्शन एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। अब वो बोलता है कि हमने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, कितना मटेरियल चाहिए होगा
और कितना अवेलेबल है इस बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। मार्केट रिसर्च शोज दैट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी फॉर 90,000 यूनिट्स। मार्केट की रिसर्च ये कहती है कि 90,000 यूनिट्स की डिमांड होगी। व्हाट इज द प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर इन दिस केस? प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर क्या है? अच्छा देखें, पहले मैं कुछ कैलकुलेशन आपके साथ कर लेता हूं। कंपनी ने क्या सोचा हुआ है कि कंपनी कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करेगी, बताएं जल्दी से। कंपनी ने क्या सोचा हुआ है कि कंपनी कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करेगी, बताएं जल्दी से। 1,10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करेगी, है ना। कंपनी ने ये सोचा हुआ है, अ कंपनी हैज एन इन्वेंटरी ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इट्स बजट टू प्रोड्यूस 110,000 यूनिट्स व्हिच आफ्टर सेल्स विल इंक्रीज इट्स इन्वेंटरी टू 20,000 यूनिट्स। और फिर कुछ टेबल में इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब यहां पर आपके पास देखें एक चीज लिखी हुई है, मार्केट रिसर्च शोज दैट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी फॉर 90,000 यूनिट्स। और यहां पे लिखा हुआ है बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बजटेड प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बजटेड प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बजटेड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने ये सोचा था हम इतने यूनिट्स बना लें, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है। कंपनी ने ये सोचा था कि हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें, कंपनी ने ये सोचा था हम इतने यूनिट्स बना लेते हैं, कंपनी ने सोचा था इतने यूनिट्स तैयार कर लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं 1,10,000 यूनिट्स बनाऊंगा, 10,000 यूनिट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, और आखिर में साल के आखिर में मेरे पास 20,000 यूनिट्स बच जाएंगे, इस हिसाब से मैं 1,00,000 यूनिट्स बेच सकता हूं। 1,00,000 यूनिट्स बेच सकता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कि अगर मैंने मार्केट की रिसर्च करी, अगर मैंने मार्केट की रिसर्च करी और मार्केट की रिसर्च कर कर मुझे ये पता चला कि इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना वो सिर्फ 90,000 यूनिट्स है, यानी कि बिकेंगे सिर्फ और सिर्फ 90,000 यूनिट्स, तो क्या मैं 1,00,000 यूनिट बनाऊंगा? अगर मुझे पता है कि बिकेंगे ही 90,000 यूनिट्स, तो क्या मैं 1,00,000 यूनिट्स बनाऊंगा? बताएं भाई, क्या मैं 1,00,000 यूनिट्स जो है, क्या मैं 1,10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करूंगा अगर मुझे पता है कि बिकने ही 90,000 यूनिट्स है? नहीं करूंगा ना, ठीक है। मैं यहां पर, अगर मुझे पता है बिकेंगे ही 90,000 यूनिट, ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट्स बिक सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 90,000 यूनिट्स बिक सकते हैं। तो ऑल्दो मैं 1,10,000 यूनिट्स बना सकता हूं, मैं उसको नहीं बना रहा, इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिनेरियो देखता हूं तो मुझे एक सेल्स की लिमिट दी हुई है, सेल्स की लिमिट दी हुई है, और इसको हम प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर यानी कि जिसकी वजह से मैं अपनी लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मेरे पास इसका आंसर सेल्स होगा, मेरे पास इसका आंसर सेल्स होगा, मेरे पास इसका आंसर सेल्स क्यों होगा? मेरे पास इसका आंसर सेल्स इसलिए होगा क्योंकि मैं अगर देखता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 90,000 यूनिट्स बिकेंगे, मैं अगर देखता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डिमांड 90,000 यूनिट्स है, तो 1,10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करना फजूल होगा, और फिर 20,000 की इन्वेंट्री रखना फजूल होगा, क्योंकि 1,00,000 यूनिट तो बिक ही नहीं सकते। जो आपकी बजटेड सेल्स आ रही है वो तो आप अचीव कर ही नहीं सकते हो, तो आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम करोगे, ठीक है। सेल्स की आपको एक लिमिट दी हुई है, सेल्स की आपको एक लिमिट दी हुई है कि सिर्फ 90,000 यूनिट ही बिक सकते हैं, सही है। अच्छा, अगला सवाल 5 में लिखा हुआ है, अ कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स फॉर विच द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। The same material is used by all the 3 products and its cost is $3 per kilo. There is a shortage of material. Selling price है, material है, labor है. In which order of priority should the products be made in order to achieve the maximum profit from the available material? पहले आप लोगों को 1 मिनट देता हूं जरा। हमारे पास प्रोडक्ट P है, प्रोडक्ट Q है और प्रोडक्ट R है। सबसे पहले इनकी सेलिंग प्राइस लिख दो, कितनी है? 20, 24 और 36। इनकी सेलिंग प्राइस में से इनकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास मटेरियल है और लेबर है। मटेरियल कितना है? 9 और 5, फिर 12 और 3, फिर 15 और 9, तो आ जाएगी कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू निकालो, 6, 9, 12। ठीक है। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या है इस सवाल में? लिमिटिंग फैक्टर क्या है इस सवाल में? जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है? बोलते हैं देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटीरियल। देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटीरियल। मटीरियल का शॉर्टफॉल है, मटीरियल की शॉर्टेज है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मटीरियल। अगर लिमिटिंग फैक्टर मटीरियल है तो हम मटीरियल की क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। अगर लिमिटिंग फैक्टर मटीरियल है तो हम मटीरियल की क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। करेक्ट। अब बताओ, मटेरियल की क्वांटिटी मिल सकती है? हमें मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है। हमें मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है। हमें लिखकर दिया हुआ है कि पी के एक यूनिट में 9 रुपए का, क्यू के एक यूनिट में 12 रुपए का, और आर के एक यूनिट में 15 रुपए का मटेरियल लगता है। और हमें कॉस्ट पर केजी भी दी हुई है। कॉस्ट पर केजी भी दी हुई है। लिखा हुआ है कि 3 रुपए का 1 किलो आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि केजी भी निकाल सकते हैं। हम केजीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कितना केजी होगा? पी पर कितना केजी मटेरियल लगता होगा? अगर टोटल पी पे 9 रुपए का मटेरियल लगा है और 1 किलो 3 रुपए का है। अगर पी पर टोटल मटेरियल 9 रुपए का लगा है और 1 किलो 3 रुपए का है। अगर टोटल पी पर 9 रुपए का मटेरियल लगा है और 1 किलो 3 रुपए का है, तो इसका मतलब 3 किलो मटेरियल पी पर लगा होगा। अगर क्यू पर 12 रुपए का मटेरियल लगा है और 1 किलो 3 रुपए का है। अगर क्यू पर 12 रुपए का मटेरियल लगा है और 1 किलो 3 रुपए का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 किलो मटेरियल क्यू पर लगा होगा। अगर आर पर 15 रुपए का मटेरियल लगा है और 1 किलो 3 रुपए का है। अगर आर पर 15 रुपए का मटेरियल लगा है और 1 किलो 3 रुपए का है, तो इसका मतलब आर पर 5 किलो मटेरियल लगा होगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो केजी से। वापस से कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो केजी से। फिर वापस से कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो केजी से। और फिर आप कर लो फाइनली अपनी रैंकिंग। रैंकिंग कैसे करोगे? इसकी फर्स्ट रैंकिंग किसकी होगी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है जी। तो आप बता दो आंसर क्या होगा। फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? फर्स्ट रैंकिंग 2.4 आर की है। सेकंड किसकी है? क्यू की है। और थर्ड किसकी है? पी की है। तो डी आंसर होगा ना। क्या आंसर होगा? डी। सही है। बताओ इसमें कोई मसला? चलो एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कर लेते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं पेस्ट करने लगा हूं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। A company makes three products for which details per unit are given below. सेलिंग प्राइस है, मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर के आवर्स हैं। द डायरेक्ट लेबर रेट इज $8 पर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर्स आर लिमिटेड। इन विच ऑर्डर शुड द प्रोडक्ट्स बी रैंक टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट विद द अवेलेबल लेबर आवर्स? करें जरा इसको सॉल्व जल्दी से।
चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो आपके पास सेलिंग प्राइस है 18, 35 और 50। इसमें से आप माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एज इट इज दी हुई है 4, 5 और 5। लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? लेबर के यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, 0.5 आवर्स दिए हुए हैं और एक आवर के 1 घंटे के 8 रुपए। लेबर की जो है ना वो नंबर ऑफ आवर्स इधर दिए हुए हैं और ये आर्ली रेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ आवर्स को आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेबर की कॉस्ट आएगी जो कि 4 है। फिर अगली बार लेबर की कॉस्ट होगी 2 इंटू 8 और अगली बार फिर लेबर की कॉस्ट होगी 2.5 इंटू 8 क्योंकि आपको कॉस्ट दी हुई थी। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आएगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू 18 में से 4 और 4 माइनस कर दो 10 आती है। और इसी तरह से 35 में से 5 और 16 माइनस कर दो और 15 में से 5 और 20 माइनस कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है? इन विच ऑर्डर शुड द प्रोडक्ट्स बी रैंक टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट विद द अवेलेबल लेबर आवर्स। अच्छा आवर्स कितने लगते हैं भाई? आवर्स यहाँ पर 0.5 लगते हैं, यहाँ पर 2 लगते हैं और यहाँ पर 2.5 लगते हैं। तो आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर कैसे आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 0.5, उसके बाद फिर 14 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद फिर 25 डिवाइडेड बाई 2.5 और फिर आप फाइनली कर लोगे इनकी रैंकिंग। ये इसका फर्स्ट रैंक होगा, इसका सेकंड रैंक होगा और इसका थर्ड रैंक होगा। सही है जी। तो आपका आंसर जो है वो होगा एक्स जो है इसका फर्स्ट रैंक है, फिर जेड है और फिर वाई है। डी आंसर होगा।